हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। इकोनॉमी ऑल पेपर सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं 2017 के 3 मार्कर प्रश्न की। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है जहां पर हम 3 मार्कर के पहले से लगाकर जो 7 प्रश्न हैं उनको यहां पर हल करने वाले हैं। आशा करता हूं कि ये सीरीज़ भी आपको जियोग्राफी की तरफ पसंद आ रही होगी। अगर आप चाहें तो जियोग्राफी ओल्ड पेपर की सीरीज़ भी है जिसमें लगभग 84 के आसपास मेरे वीडियोस पड़े हैं, जिसमें 2014 से लगाकर 18 तक मैं पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे जाकर ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी जो जियोग्राफी है वो भी आपके लिए क्या हो जाए, यहाँ पर हेल्पफुल मैं आपके लिए करवा सकूँ। चलिए, तो आज के जो प्रश्न है यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। हाँ, एक बार और बता दूँ मैं आपको कि आप हमें इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करें, ताकि जो क्वेश्चन है आपको सुबह मिल जाए और वहाँ पर आप आंसर जो हैं वो लिख कर रख सकें और रात 9:30 बजे इन्हें चेक कर सकें। ठीक है, तो आप इंस्टा फेसबुक सर्च करेंगे PSC अड्डा, तो हमारी आईडी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। अब फर्स्ट प्रश्न था यहाँ पर कि निजीकरण को परिभाषित कीजिए। तो एक बात ज़रूर याद रखिए कि जो LPG है उससे क्वेश्चन आना लगभग एग्जाम में तय होता है। हालांकि नए सिलेबस में जिक्र नहीं किया है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है LPG के बिना इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का तो हम वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो LPG यानी कि जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है उस चैप्टर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब किसी अर्थव्यवस्था, उत्पादन एवं वितरण प्रणाली में सरकार की अपेक्षा निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ने लग जाए तो उसे निजीकरण कहेंगे, और विनिवेश इसी की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, तो उसे निजीकरण कहते हैं। तो ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम वैसे ही 3 मार्कर में लिख रहे हैं, तो आप ऐसा लिखते हैं कि निजीकरण से ये या कहते हैं, तो वो इतना सही नहीं रहेगा, शब्द पहले ही कम होते हैं। ठीक है, तो निजीकरण में क्या होता है कि यहाँ पर उत्पादन और वितरण, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सरकार का स्वामित्व है वह कंपनियों पर सरकारी स्वामित्व की अपेक्षा निजी स्वामित्व आ जाए, वो भी हम निजीकरण कह सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन जो होता है वो अक्सर सरकारी कंपनी से निजी कंपनी को हो रहा है, और विनिवेश तो उनकी कुछ हिस्सेदारी को बेचना, जैसे कि अभी रेलवे का हो रहा है, रेलवे में प्राइवेट कंपनी ने आना शुरू कर दिया है, HPCL, ONGC वगैरह है, इनका विनिवेश किया जा रहा है। तो ये सारा क्या कहलाता है, निजीकरण यहाँ पर कहलाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है छद्म बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो हो सकता है बहुत सारों को ना पता हो छद्म बेरोजगारी, या शायद पढ़ने में ना आया हो। तो एक्चुअल में छद्म बेरोजगारी, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, उसे ही कहा जाता है। तो हो सकता है बहुत सारों ने प्रच्छन्न बेरोजगारी सुनी हो, तो इसका आंसर वो कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एज ए 3 मार्कर कि यदि किसी कार्य क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों की संख्या में कमी के बावजूद भी उत्पादन प्रक्रिया पर कोई प्रभाव न हो, वहाँ छद्म बेरोजगारी होती, जो मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। बता भी रखा है, इसके लिए आप मेरे इकोनॉमी के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमी बाकायदा मैं पूरी कंप्लीट करवा चुका हूँ नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, सो आप उसे जाकर ज़रूर देखें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें छद्म बेरोजगारी को, जैसे एग्रीकल्चर में होता है, एक खेत में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10 लोग काम करते हैं, 10 बोरी सोयाबीन निकलती है। लेकिन अगर यहाँ पर 10 की जगह 2 लोग भी काम करेंगे तो भी सोयाबीन 10 बोरी ही निकलेगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगर यही 8 लोग कहीं और काम करते तो इनकी इनकम और अच्छी हो सकती थी। नेक्स्ट है प्रश्न गरीबी के मापदंड, यानी कि गरीबी को किस प्रकार से मापा जाता है वो हमें बताना है। तो 3 पॉइंट हम यहाँ पर लिख देंगे कि पहला तो तेंदुलकर जो समिति है उसने क्या कहा है। तो तेंदुलकर समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 33 रुपये प्रतिदिन से अधिक गरीब नहीं। यानी कि जो 27 रुपये प्रतिदिन कमाता हो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 33 रुपये प्रतिदिन अधिक कमाता हो, तो वो गरीब नहीं कहलाता है, या यूँ कह लीजिए इससे नीचे वाले गरीब। रंगराजन जो समिति आई थी बाद में 2009 में बनी थी, और लगभग 12-13 में इसने रिपोर्ट दी। तो इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये प्रतिदिन, ठीक है, जो कमाता है, और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये प्रतिदिन कमाता है। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं, तो इस बात में वही मतलब निकलेगा कि 32 रुपये प्रतिदिन से ज़्यादा कमाने वाला गरीब नहीं, और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये से ज़्यादा कमाने वाला गरीब नहीं। हालांकि इसका काफ़ी उपहास भी उड़ा था, क्योंकि होता है एक आम आदमी तो जो होता है वो लगभग 32 रुपये का तो दिन में वो अपना जो धूम्रपान है उतना ही कर लेता है। ठीक है, तो ये एक संभव नहीं है, फिर भी एक अपनी समिति की रिपोर्ट है तो आपको याद रखना है। और योजना आयोग ने बताया था उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 24 कैलोरी पर डे अगर वो खा लेता है, चाहे वो नंगा क्यों ना हो, लेकिन खा लेता है तो वो गरीब नहीं, और शहरों में 21 कैलोरी से अगर वो ज़्यादा खा लेता है या प्राप्त कर लेता है ऊर्जा, तो वो गरीब नहीं। यानी कि अगर यूँ कहा जाए कि अगर कोई दाल बाटी जिस दिन खा लेता है उस दिन वो अमीर हो जाता है।
खैर ये चीज़ अलग है, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर 3 मार्कर में हम ये 3 पॉइंट लिखेंगे तो आपको 3 नंबर पूरे मिलने की संभावना हो जाएगी। अब बात करते हैं चौथा प्रश्न, वित्तीय समावेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है वित्तीय समावेशन। तो यहाँ पर इसका क्या बताएंगे हम एज ए 3 मार्कर, तो वो ये कि आम नागरिकों की वहनी लागत पर बैंक एवं बैंक की सभी सुविधाओं तक पहुँच वित्तीय समावेशन कहलाती है। तो इसमें बैंक का खाता खोलने से लगाकर लोगों को सेविंग करना सिखाना, इसके अलावा लोगों को यूपीआई पेमेंट, डिजिटल इंडिया से जोड़ना, सारी चीज़ इसमें शामिल है। लोगों को लोन प्रोवाइड करवाना, ये भी इसमें आता है। ठीक है, तो सिर्फ खाता खुलवाना वित्तीय समावेशन नहीं है, वित्तीय समावेशन बता रखा है। तो मैं बता दूं आपको, इकोनॉमी में पढ़ा चुका हूँ, इसका बाकायदा मेरा कोर्स है, आप चाहे तो उसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिंग विकास सूचकांक, यहाँ पर बताना है हम। ठीक है, तो ये मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि मानव विकास सूचकांक कार्यक्रम के अंतर्गत 2014 में GDI, ठीक है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की शुरुआत की गई, जो विश्व के विभिन्न देशों में महिला पुरुष के मध्य विभेद को दर्शाता है। स्वाभाविक सी बात है, लिंग विकास यानी कि ये यूँ दर्शाता है कि अगर कोई देश, जैसे कि इसमें अक्सर सऊदी अरब जो है बहुत नीचे होता है, हालांकि अब सऊदी अरब तो काफ़ी तरक्की कर रहा है, लेकिन आपने सुना होगा कि सऊदी अरब में महिलाओं को बहुत सारी आज़ादी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे देश जहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के समान आज़ादी ना हो, तो वो लिंग विकास सूचकांक में बहुत पीछे रहेंगे। और जो कंट्री अगर इस लिंग विकास सूचकांक में टॉप पर आते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ये कि वहाँ पर महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी है, वो पुरुषों के बराबर का जीवन यापन कर रही है। ठीक है, तो इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, यहाँ पर क्षेत्रीय असंतुलन से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो क्षेत्रीय असंतुलन की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय असंतुलन से मतलब कि किसी देश के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य उन्नत अवस्था में हो, किंतु अन्य क्षेत्रों में इन सभी का घोर अभाव हो, जिससे देश में क्षेत्रीय असमानता बढ़ती है। क्षेत्रीय असंतुलन में स्वाभाविक सी बात है, जैसे कि भारत में अगर हम बात करें कि हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, ये क्या है, डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, डेवलप्ड जो स्टेट है। इसके अलावा MP, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है। तो गरीब राज्यों के लोग ज़्यादातर काम करने कहाँ जाते हैं, गुजरात जाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र जाएंगे, पंजाब, हरियाणा या साउथ की स्टेट में जाएंगे। तो इसे बोलते हैं क्षेत्रीय असंतुलन। इन स्टेटों में बहुत अच्छी स्थिति है, बाकी अदर स्टेट में नहीं है। तो गैपिंग जो होता है डेवलपमेंट का, वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं क्षेत्रीय असंतुलन। अब इसके बाद आता है समावेशी विकास। तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न, समावेशी विकास मतलब क्या, तो किसी भी क्षेत्र में हो रहे विकास का लाभ समाज के उन सभी वंचित वर्गों तक पहुंचाना जो इसके हकदार है, अर्थात समान रूप से सभी में विकास का निवेश हो। कहने को ऐसा कहा जाता है कि अगर विकास एक प्रकार का छाता है, तो भारत के सभी लोगों को इस छाते के नीचे खड़ा होना चाहिए, कोई भी छाते से बाहर होकर बारिश में ना गीला हो पाए। तो मतलब ये कि अगर विकास होता है, जैसे कि अगर इंडिया की इकोनॉमी GDP बढ़ती है, 2.9 ट्रिलियन डॉलर होती, तो इसका लाभ सबको मिलना चाहिए। अभी भारत में समावेशी विकास नहीं है। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,10,000 है। 1,10,000 से लगाकर 1,20,000, जिसमें आप भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ और मुकेश अंबानी भी शामिल है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये समावेशी विकास का कोई दायरा नहीं होता है। तो समावेशी विकास की डेफिनेशन क्या होती है वो आप समझ पाएंगे। चलिए साथियों, तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट, और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आप अच्छे तरीके से आंसर लिख पाए होंगे और इसके माध्यम से आप चेक भी कर पाएंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।